वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेट करिएगा, मैं अभी शुरू करूं? मैं आपको बता दूं। अच्छा ठीक है। Please start. Namaskar, good morning. Welcome to this program right from Shobit University. It is my privilege and my honor to bring you this celebration of the 7th International Yoga Day. We at Shobit University, with the blessings of our Honorable Chancellor, are celebrating this Yoga Day with a 5-day extravaganza in which we bring you a galaxy of yoga luminaries who have popularized yoga not only in India, but across the globe. Before I start with our speaker, I would like to invite our Honorable Chancellor, Kuwar Shekhar Vijendra, to say a few words of blessings for this program. Sir, please. नमस्कार। शोभित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये 5 दिवसीय एक योगा शिविर है जिसमें हम डिजिटली विश्व से जुड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 7 साल की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने विश्व में योगा को दोबारा से पुनर्स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छा लगता है जब छोटे छोटे देश, जिनका नाम भी शायद हमें नहीं मालूम, जब वो योग की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं। लेकिन इन 7 सालों से पहले भी योग हमेशा से सनातन रहा है और उस सनातन यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत सारे, जहाँ ऋषि मुनि रहे वहाँ बहुत से योगी और साधक रहे हमारे साथ। योगा सिर्फ कोई एक शारीरिक एक्सरसाइज या धार्मिक एक्सरसाइज नहीं है, ये कुछ आत्मा का मिलन है। और मेरा अपना मानना ये है कि योगा इज ए वे टू सेलिब्रेट लाइफ। इट इज नॉट समथिंग ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ए कंप्लीट होलिस्टिक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। और आज हमारे साथ इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिविर का उद्घाटन करने के लिए एक ऐसे साधक, एक ऐसे योगी, एक ऐसे मार्गदर्शक और बड़े भाई हैं जिन्होंने ये 7 साल की यात्रा तो बनी, लेकिन इस 7 साल की यात्रा को बनाने वाले जो लोग हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी। हम दोनों एक ही जिले से आते हैं, सहारनपुर के हम हैं, तो हमारा सौभाग्य है, हमारी जन्मभूमि एक है। और बहुत सारे सवाल हैं। भारत भूषण जी एक बॉडी बिल्डर रहे हैं, मिस्टर इंडिया रहे हैं। भारत भूषण जी पहले पद्मश्री हैं जिन्होंने योग में पद्मश्री प्राप्त किया। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप जीवन को जी रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके चेहरे से पता चल जाता है उस पर मुस्कान है या नहीं है। तो अभी जब मेरी बात हो रही थी स्वामी जी से कि हम ये सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ विद योगा करना चाहते हैं, तो एक उद्देश्य ऐसा होना आवश्यक था, क्योंकि आज पूरे विश्व में हो रहा है ये। बहुत सारी वेबिनार्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरा ये कहना था कि जो सीक्रेट है कि ये जो चेहरे की मुस्कान है, ये मुस्कान को आगे कैसे बढ़ाना है और ये कैसे मेंटेन है। आज भी कभी कभी जब आपको देखता हूं तो मुझे अपने में बुढ़ापा नजर आने लगता है। तो इस विषय पे आज हम स्वामी जी से बात करेंगे। उससे पहले कुछ मेरे अपने कंसर्न है। मैं योगी नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हूँ
जब मैं कभी कभी देखता हूँ बहुत सारी चीजें जो योगा के क्षेत्र में आज हो रही हैं, तो पतंजलि के सूत्रों को जब मैं देखता हूँ तो 8 सूत्र हैं, सभी जानते हैं, उन्हें स्टेप भी कहते हैं। तो पहला सूत्र है यम। यम को लोगों ने कहा सप्रेस योर एनर्जी। मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं यम का मतलब रहा होगा अपनी ऊर्जाओं को सही मार्ग पर ले जाना। और यम के बाद आया नियम, जहां पे जब आपकी ऊर्जाएं मार्ग पर हैं तो आप संयमित होंगे, संतुलित जीवन होगा, उसमें डिसिप्लिन आएगा। और फिर आया आसन। जब शरीर का संतुलन है तो आप आसन में बैठ सकते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जाएं संतुलित है। फिर आया प्राणायाम। जहां आप आसन में हैं, शरीर संतुलित है, तो आपकी प्राण वायु भी संतुलित हो सकती है, उसके लिए आप कार्य कर सकते हैं। फिर आया प्रत्याहार। स्वयं की ओर वापसी को मैं प्रत्याहार कहता हूँ कि जब आपकी प्राण वायु भी संतुलित है तो शायद स्वयं की ओर लौटने की यात्रा शुरू हुई। धारण, स्वयं को प्राप्त करने का एक विचार जब धारण कर लिया तो वो बहुत आवश्यक है। ध्यान, जहां पर मैंने स्वयं को भी छोड़ दिया, मैं मेडिटेट होने लगा। जहां मैंने अब उस यात्रा पे और चल पड़ा, शायद वो ही ध्यान है। और फिर है समाधि, जहां सब छूट गया, सिर्फ वो विलीन होने की यात्रा है समाधि। ये चारों, वो 8 सूत्र मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है मेरे से बहुत अच्छी तरह से आने वाले 5 दिन में सभी बताएंगे, और भारत भूषण जी साथ हैं जो इसके विद्वान हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जो आज एक कंसर्न है बहुत बड़ा, आज जब भी हम किसी से बात करते हैं तो नियमों के में से स्टेप छोड़ छोड़ के बातें हो रही है। हम पहले ही सबसे पहले कूद के आ जाते हैं तीसरे पर, आसन पर। जब भी कोई नया व्यक्ति किसी योगाचार्य से मिलता है, आज के योगाचार्य से, वो कहते हैं चलो आसन लगाए। वो यम और नियम की बात ही नहीं हो रही है, और कुछ तो आसन की भी बात नहीं कर रहे, वो सीधे प्राणायाम पे पहुंच जाते हैं। कहते हैं प्राणायाम करो और जीवन सफल हो जाएगा। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने 4th क्लास पास नहीं की और सीधा 12वीं में चले जाओ, और कुछ सीधे ध्यान की बातें होने लगती हैं, आओ चलो मेडिटेट कर डालें। तो ये जो एक पशुपेश है, इस पशुपेश ने योगा को कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि शायद सीधा ही जब मैं आसन कर सकता हूँ, ये फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है। जब मैं सीधा ही ध्यान में बैठ सकता हूँ तो लोग समझने लगते हैं ये धार्मिक एक्सरसाइज है। लेकिन ये जो पूरे 8 स्टेप की यात्रा है, शायद ये ही यात्रा जो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, पूरा संतुलन ऑफ जीवन है। और जहां जीवन ही समाधि हो जाए, समाधिस्थ हो जाए व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं इसी सारी सोच के साथ और इसी पशुपेश के साथ ये तय किया शोभित विश्वविद्यालय ने कि हम इस यात्रा को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ विद योगा का नाम देंगे, और जिसकी शुरुआत हम करेंगे पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी के साथ। एक कहानी मैं आपको सुना रहा था, वो मैं चाहूंगा क्योंकि आज ऑडियंस है, वो मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शायद हफ्ते में, 10 दिन में, 3 महीने में योग से मैं कुछ प्राप्त कर लूं। तो अक्सर होता ही ये है कि मैं योग किस लिए कर रहा हूँ, पतला हो जाऊं। आजकल एक नया ट्रेंड है, जब शादी ब्याह होते हैं तो योग करने वाले ज्यादा हो जाते हैं उससे पहले, कि शायद मैं पतला हो जाऊं, ये हो जाऊं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। मैं एक कहानी में जो मैं सुना रहा था, वो मैं दोबारा से उसी को सुना देता हूँ, आपके लिए नहीं, औरों के लिए है। कि एक जगह कहीं बैठे थे स्वामी जी, कोई व्यक्ति आया और बोला रास्ते में कि महाराज ये बताइए कि यहाँ से मुझे वहां जाना है, कितना समय लगेगा। स्वामी जी चुप रहे। तो उसे लगा शायद इन्होंने सुना नहीं है, वो दोबारा जोर से बोला, स्वामी जी आप बताएंगे मुझे यहाँ से वहां जाना है, कितना समय लगेगा। स्वामी जी फिर चुप रहे। जब वो व्यक्ति, उसने कहा ये तो बता ही नहीं रहे हैं, चलो मैं चल देता हूँ, अपने आप ही चला जाता हूँ। और जब उसने चलना शुरू करा, करीब 50-60 कदम चला होगा, तो पीछे से स्वामी जी ने कहा बेटा तुम्हें यहाँ से वहां जाने में 2 घंटे लगने वाले हैं। अब उसने कहा महाराज मैं आपके पास खड़ा था, मैं आपसे पूछ रहा था, तब आपने बताया नहीं, अब आप चिल्ला के बता रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले भाई मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी गति कैसी है, क्योंकि दूरियां वही हैं
लेकिन उन दूरियों को पार करने की गति हमें अपने आप तय करनी है। और वो गति कैसे बने, उस गति को कैसे संतुलित किया जाए, ये सारी वार्ता आज स्वामी भारत भूषण जी के साथ हम करेंगे। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि इतने व्यस्त सप्ताह में से 1 घंटा आपने हमारे लिए निकाला। और मैं चाहूंगा कि अब हम आपको सुने। आपका एक जो फॉर्मल परिचय है वो डॉक्टर देवदत्त से सबको परिचित कराएंगी और उसके बाद हम आपको सुनना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। Thank you, sir. You have given us a beautiful summary of what yoga is. And you've also made a very significant point about everyone's speed of working being different. तो ये बहुत ही एक आपने relevant point हमारे सामने रखा। और अब मैं स्वामी जी का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं। So ladies and gentlemen, it is a matter of immense pride for all of us Indians that today yoga, which has been with us for thousands of years, is now being finally recognized by the international community as something which is vital for health. Not just the physical aspect of health, but mental health, our emotional health, and our spiritual health. And that is what our honorable speaker today will be talking to us about. But before I invite him, I would like to tell you a little bit more. हालांकि स्वामी जी को हमारे इंट्रोडक्शन पे वो हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी और जो हम सबको इंस्पायर करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी, it is something very significant that Swamiji has devoted himself to yoga from a very, very young age. He was only 21 years old when he established the extraordinary association, the extraordinary a pillar of yoga, which was known as Mokshayatan International Yoga Ashram. He did this in his home district of Saharanpur in the year 1973. Another very significant fact is that आज की दुनिया तो हम सब टीवी देखते हैं और टीवी पर इतने प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन स्वामी जी 1978 से अपने प्रोग्राम टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और टीवी के जरिए ही हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉलोइंग फॉर योगा। तो ये एक बहुत he was one of the pioneers, and as you will see when I talk about him that he has so many firsts to his credit. He was the first to start a yoga oriented school for children known as Nation Builders Academy, and the year was 1989. Knowing full well that yoga is something which we need to imbibe in our life right from early childhood. In the year 1990, Swamiji was the first yogi to conduct International Yoga Festival on behalf of the government of India and Uttar Pradesh. And for all these efforts, in the year 1991, Swamiji was honored with a Padma Shri by the President of India. Swamiji has many more awards to his credit. In the year 2011, he got the International Award, the Global Gem of Yoga. Swamiji has not only practiced and propagated yoga among the general public, but he has been associated with the academic field also. And in fact, he was one of the first to design a degree and diploma course in yoga for Indian universities. And thus he was instrumental in bringing yoga and giving to this field an academic legitimacy. Otherwise, we tend to take it casually that it is simply a form of exercise, but he brought it into the field of academics. He has worked closely with different government agencies, with the Government of India, with the Ministry of External Affairs, with the Ministry of Ayush. He has been a member of the task force created by the Ministry of Health for the monitoring and promotion of yoga. And for his academic contribution to the field of yoga, he has been honored by universities with different awards
For example, the CCS University honored him with an honorary D.Litt degree in this field. तो स्वामी जी के बारे में हम बात करते जाएंगे तो इट विल बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आई थिंक बेटर होगा कि हम स्वामी जी को स्वयं सुने और उनके बातों से हम अपना ज्ञान बढ़ाएं. तो स्वामी जी, एक बार फिर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शोभित यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर. और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप, जो हमारा थीम है सेलिब्रेट योर लाइफ विथ योगा, कृपा करके इस थीम के ऊपर कुछ प्रकाश डालें. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी, ओवर टू यू सर. न तो हम कामये राज्यम न सुखम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्. ओम. मेरे शहर से जुड़ी हुई वो शिक्षण संस्था जो केवल सहारनपुर, उत्तर प्रदेश या देश नहीं, विश्व का विद्यालय है, शोभित विश्वविद्यालय. इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजयेंद्र जी इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार से जुड़े हुए देश और विदेश के योग मर्मज्ञ, इससे लाभान्वित होने वाले शोभित विश्वविद्यालय के वर्तमान, भूतपूर्व और भावी छात्र और इस विश्वविद्यालय की सुगंधि से प्रभावित होने वाला समाज और यहाँ के सौभाग्यशाली स्टाफ, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं और चाहे वो उनके सहयोगी स्टाफ. कहानी एक इतना प्यारा माध्यम है किसी बात को समझाने का कि वेदों को भी कहानी के माध्यम से आसान कर दिया गया. उपनिषदों को कहानी के माध्यम से हमारे सामान्य जीवन में घोट दिया गया घुट्टी के रूप में. जो बहुत गूढ़ विषय होते हैं, यहाँ तक कि गणित जैसा विषय है, उसको भी हम सरलीकृत कर देते हैं कहानियों के माध्यम से. आज इतना गहरा सूत्र जीवन का कुलाधिपति श्री कुंवर शेखर जी ने हमारे सामने रख दिया कि हमारे प्रयास पर ये निर्भर करता है कि हम अपने लक्ष्य को कितनी जल्दी, कितनी देरी से प्राप्त कर सकते हैं और या नहीं प्राप्त कर सकते. कहानी तो थी वो. मुझे भी कहानी याद आ गई. आज पहला योग सत्र है जिसको मैं कहानी से शुरू कर रहा हूं. विद्यार्थी थे बड़े शरारती, वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे और अक्सर ऐसा ही होता है क्योंकि फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन ये अच्छे लगते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन पाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है. इस बात को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बच्चे खासतौर से ये चाहते हैं कि बस मजा आ जाए. वो इतने शरारती बच्चे थे कि पढ़ते ही नहीं थे. टीचर उनको पाठ पढ़ाते, 5 and 5 make 10, 20 minus 5 15. वो क्लास छोड़ करके भाग जाते कि ये टीचर तो पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे क्लास. आखिरकार मैनेजमेंट ने बहुत कोशिश करके एक बहुत काबिल शिक्षक को खोजा, लेकिन वो भी फेल हो गए. आखिरकार कुलाधिपति को खुद आना पड़ा और उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, ये जो पढ़ाई का तरीका है बड़ा बोर है, इसलिए छोड़ो, कुछ समय के लिए भूल जाओ इसको, आओ खेलते.
वो बच्चों के साथ खेले और खेल में जो बच्चे अच्छा कुछ कर रहे थे उनको उन्होंने प्राइज दे कहा। लेकिन एक बात बताओ भाई, आपने 5 खेलों में प्राइज पाया और रमेश ने 7 खेलों में प्राइज पाया, तो उसको रमेश को कितने प्राइज ज्यादा मिले? तो एकदम एक लड़का खड़ा हुआ और कह रहा, ओए भागो, ये तो पढ़ाएंगे। तो ऐसे योग को बड़ा गंभीर विषय मानते हैं, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि शायद ये मिट्टी जिसमें मैं पैदा हुआ हूं, आप पैदा हुए हैं, ये भारत की भूमि है। यहाँ पर कंकर कंकर शंकर है। और फिर इसमें भी सहारनपुर। मैं जब छोटा सा था तो मैं सोचा करता था ये जोगियान पुल क्या होता है। यहाँ ये एक शहर के अंदर बहुत सारे पुल हैं, क्योंकि शहर के अंदर 2 नदियां हैं, उनमें एक पुल का नाम जोगियान है। तो मैं सोचता कि जोगियान क्यों है, तो मुझे जिज्ञासा हुई, तो पता चला कि उस पुल से एक तरफ शहर बसता था जिसको रानी बाजार पुरानी मंडी बोलते हैं, और जो दूसरा हिस्सा था वो पूरी तरह से वन्य प्रदेश था, खेती होती थी या जंगल था। तो उस पुल को पार करने के बाद जो हिस्सा था वो क्योंकि वन्य क्षेत्र था, तो वहां पर योगी लोग रहते थे और योगियों तक जाने का, उनसे मिलना था तो उन्हें पुल पार करना पड़ता था। और इसीलिए उस पुल के पार ही एक क्षेत्र है जहां पर बाबा लाल दास जैसे लोग हुए और लोग हुए। तो पता चला कि उसको योगियां कहते कहते वो जोगियान पुल हो गया। मैं सोचा है मेरे अंदर ये सब आया कैसे। जन्म से ही मूर्खता के काम करता रहा हूं मैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहा, तो पता चला कि मेरा जन्म जोगियान पुल के इस तरफ ही हुआ था। यानी जहां मैं जन्म हुआ मेरा, वो जोगियान पुल का क्षेत्र। कहीं उस क्षेत्र की वाइब्रेशन ने हमें छुआ और हम सबको इस सहारनपुर की वाइब्रेशन ने छुआ। तो इसलिए हमारे हाथ से अगर ये सब काम ना होते तो कौन करता। सेलिब्रेशन की बात जब हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जैसे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। लेकिन योग के बारे में जो भ्रांति है उसको दूर करने में पहल कर रहा है शोभित विश्वविद्यालय, ये बहुत बड़ी बात है। वो इनके कुलाधिपति के वक्तव्य से, जो कि अभी मैंने सुना, उससे लगा कि बहुत से लोग ऐसे ऐसे थीम ले लेंगे कि जो आम आदमी छू नहीं पाता है। और सच्ची बात तो ये होती है कि जो वक्ता और प्रतिभागी होते हैं वो भी पेपर रीडिंग करते हैं, उन बेचारों को भी नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। उन्होंने 3-4 किताबें इकट्ठी की होती हैं, एक लेक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद वो अपनी बात कह देते हैं। अभ्यास के स्तर पर हम कहीं बहुत बौने रह जाते हैं। शायद कल जब एक बहन का फोन मेरे पास आया शोभित विश्वविद्यालय से, वो क्योंकि साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि अपनी हाँ ना करने से पहले परखी मार के देख लेना चाहिए। तो मैंने उनको बताना चाह रही थी कि मुझे किस विषय पर वार्ता करनी है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप योगाभ्यास करती हैं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हाँ बचपन में करती थी। सच भी बोली हूँ, फिर छूट गया, लेकिन फिर भी मैं, जैसे चोर चोरी छोड़ दे तो हेरा फेरी नहीं छोड़ता है, तो मैं भी योग का जो मेरा सोच है मैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहती और मैं कुछ ना कुछ करती जरूर हूँ। ये जो एक सोच है वो ये है कि अभ्यास के बिना हम प्राप्त नहीं कर पाते किसी बात को, लेकिन जो गूढ़ विषय है उनको हम ले बैठते हैं, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। पेड़ की जड़ की चर्चा करें तो शायद पेड़ फले फूलेगा और छाया भी देगा, लेकिन अगर हम सिर्फ पत्तों की बात करते हैं
सिर्फ उसके गुण दोष की बात करते हैं और उसकी जड़ की चिंता हम नहीं करते, तो कहीं हम पेड़ के साथ भी अन्याय करते हैं और अपनी जो ईश प्रदत्त ऊर्जा हमारे पास है हम उसके साथ भी अन्याय करते हैं। योग के बारे में मैं जिस समय मुझसे आग्रह किया कुमार विजेंद्र जी ने, कुलाधिपति जी ने, तो मैंने इनको संदर्भ उस समय संभवतः छेड़ दिया इस बात को कि लोग अक्सर ये कह देते हैं कि योग एक बहुत गंभीर विषय है, और ये बात मेरे साथ सचमुच हुई जब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली सरकार का है, तो उसमें मुझको आमंत्रित किया हुआ था और वहां पर कुछ हास्य को लेकर के, आर्टिफिशियल लाफ्टर, उसको लेकर के कुछ चर्चा थी। और उन्होंने, क्योंकि जब तक मैं किसी चीज को समझूं नहीं तो मैं उस पर प्रतिक्रिया क्यों करूं। सामान्यतया यही होता है कि हम पूरा सुनने से पहले ही प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं और अक्सर बिना गुण दोष विचारे एकदम से उस पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया प्राय दे देते हैं कि लोग खुश हो जाएं, जबकि योग का कार्य ऐसा नहीं है। वहां पर मैं ही शायद ऐसे शांत बैठा हुआ था, बाकी आर्टिफिशियल हंसी हंस रहे थे लोग। उन्होंने सोचा कि इनको तो हंसी आई नहीं और मुख्य अतिथि हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी is here among us and he is a man of yoga and yoga is a very serious subject, so it is very tough to make him laugh, we know it very well। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उसको भी ध्यान से सुन लिया और अंत में जब मेरा संबोधन शुरू हुआ तो जैसे मैंने विजेंद्र जी की बात से शुरू किया कर ही नहीं सकता तो कुछ और, मेरे पास रास्ता ही नहीं उन्होंने छोड़ा था, उनसे शुरू करना था। तो ऐसे ही मुझे उनसे शुरू करना पड़ा और मैंने कहा कि देखो, जिस विषय में हमारी जानकारी नहीं होती उसमें हमें कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा ठिठकना चाहिए। मुझसे आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि मैं इंजीनियरिंग के बारे में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में या कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ अथॉरिटेटिवली बात करूंगा। किसी योग साधक से आप ये उम्मीद करें कि वो सड़क निर्माण की विधि बताएगा और इंजीनियरिंग के बारे में कोई बात करेगा, ब्रिजिंग के बारे में करेगा, तो उचित नहीं। मैंने कहा मैं एक योग का विषय हूं और आपने योग पे कमेंट कर दिया कि योग इज ए वेरी सीरियस सब्जेक्ट, तो अब मेरा बोलना अनिवार्य हो जाता है और इससे सबको फायदा होगा। जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को दे रहे थे मेरे भाई, उनको भी फायदा होगा और औरों को भी होगा, क्योंकि मैं योग का व्यक्ति हूं और मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ। मैंने कहा यदि योग एक सीरियस सब्जेक्ट है, गंभीर विषय, तो इसको मैं एक योग साधक होने के नाते, योग का पीएचडी, डीलिट क्या बोलते हैं, और पद्म अवार्डी जो कुछ भी कह लें, सब होते हुए कहता हूं कि योग को गंदगी की टोकरी की तरह से सिर से उतार करके फेंक दीजिए, ये बेकार का बोझ है। योग हमें सीरियस नहीं बनाता है, हमें सिंसियर बनाता है। हमें सिंसियर होना चाहिए, ये योग की शिक्षा है। और योग का हंसी से, खुशी से, फेस्टिविटी से क्या लेना देना है, ये इस बात से पता चलता है कि महाभारत के संग्राम में, उस युद्ध की विभीषिका में, जहां हर तरफ भय, तनाव, क्रोध का ही वातावरण था, जहां पर प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या, पदलोलुपता, यही सब कुछ थी, जहां पर हर कोई व्यक्ति शंकित था कि मैं शाम के बाद सवेरा देखूंगा भी या नहीं, वहां पर केवल एक व्यक्ति था, केवल एक व्यक्ति जो सिर्फ मुस्कुराता। आप सब मेरे कहने से पहले समझ गए होंगे कि वो कौन था नहीं है, वो शाश्वत है, वो भगवान है। और उसको हम कहते हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर अपने उस फेस्टिविटी की वजह से, अपने जीवन को उत्सव बना लेने की वजह से, अपने संग्राम को उत्सव बना लेने की वजह से और अपने जीवन के उत्सर्ग को भी उत्सव बना लेने की वजह से वो योगेश्वर हो गए। क्योंकि कोई भी कार्य विवेक से शून्य नहीं था। उत्सव अगर हम मनाते हैं पर पूरा जीवन उत्सव है, तो हम गलत नहीं है। क्योंकि जब योग की परिभाषा दी जाती है, ये आने वाले
आचार्य लोग, गुरु लोग भी इस पर चर्चा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ अब इसकी सराहना नहीं करना, इसका मंथन करना, कुछ कमी हो तो बताना, मैं भी उसे ठीक करूंगा। क्योंकि जब अभी जैसा चर्चा में कहा गया कि हम जिसको जितना जानते, किसी से पूछा कि हाथी कैसा होता है एक अंधे व्यक्ति से, तो उस बेचारे को नहीं पता हाथी कैसा होता है, उसने देखा ही नहीं कभी। फिर उसको स्पर्श के माध्यम से उसकी सूंड पे को उसका हाथ फेर करके दिखाया, फिर उसकी पूंछ पे को हाथ घुमा करके दिखाया, फिर उसके पैर पे को हाथ घुमा करके दिखाया, तो किसी नेत्रहीन भाई ने उसे पूंछ जैसा, सांप जैसा कह दिया, किसी ने उसको खंबे जैसा कह दिया, हाथी खंबे जैसा होता है, किसी ने कह दिया कि हाथी जो है वो टेढ़ी लकड़ी जैसा होता है क्योंकि पूंछ मुड़ी हुई थी और मजबूत हुई थी सूंड। तो कहने का भाव ये है कि उतना ही हम कह देते हैं जितना हम योग को जानते। कोई इसको ट्रीटमेंट का तरीका मानता है, कोई इसको, बल्कि जब मैंने इस भारतीय सेना के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये मुझे जहाँ बहुत श्रेय मिले वहाँ एक श्रेय ये भी है कि सेना के लिए योग की शिक्षा की शुभारंभ भी मेरे हाथों से हुई। और मुझे गर्व है कि मेरे उस शिक्षण कार्यक्रम में उस समय के जो सलाहकार थे भारत सरकार के, प्रधानमंत्री के, बाद में वो राष्ट्रपति बने, APJ अब्दुल कलाम, वो स्वयं वहां पर उपस्थित। यही जिज्ञासा हुई कि योग की क्या जरूरत है सेना के लिए। सेना तो युद्ध करती है और योग तो साधु संत और कंदराओं में रह करके ध्यान करने वाले योगियों का क्षेत्र विषय है। योग की सेना के लिए क्या जरूरत है? तो मैंने जनरल वैद्य से कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन केवल एक चीज बताता हूं कि उदाहरण बताते हैं कि दिशा सही थी। मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत। उस युद्ध में जो सैनिक हथियार छोड़ चुका था, एकदम डिप्रेशन में चला गया, उस व्यक्ति को दोबारा से ये कहने लायक बना दिया कि युद्धम दे। उसे ये कहने लायक बना दिया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तव प्रसादान मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कृष्ण ने उसको योग का उपदेश दिया और वो पूरी दुनिया के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, केवल भारतीयों के लिए नहीं, दुनिया की अकेली पुस्तक है जिसका इतनी विश्व की भाषाओं में अनुवाद हुआ है और लोग उसको एज ए टेक्स्ट ऑफ लाइफ मानते हैं। वहां के बाद उन्होंने शिक्षा तो दे दी, लेकिन आजकल ये होता है कि हम शिक्षा दे करके, और शिक्षा भी नहीं, हम वॉमिटिंग कर देते हैं। यानी घर से मैं सोच करके आया मुझे आज भाषण में क्या बोलना है, जैसे मुझसे पूछ लिया जाता है जी आप क्या बोलेंगे, तो मैं कहता हूं कि मुझे तय करना पड़ेगा वहीं जाकर के मुझे क्या बात करनी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, या शिक्षक हैं, या डॉक्टर हैं, या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उनके लिए मैं बात करूंगा ना, तो उनकी बात करूंगा। तो वहां पर अब जो उन्होंने गीता का उपदेश दे दिया वो अकेला ऐसा है जो पूरे विश्व के लिए है। यानी जो जिस भी प्रोफेशन में वो वहां पर परफेक्शन प्राप्त करेगा उससे। लेकिन उतने के बाद भी, यानी हम तो भाषण दे करके चले जाते हैं, लेकिन वहां पर कृष्ण ने उसको ऐसे नहीं छोड़ा कि मेरा धर्म था मैंने तो सिखा दिया मैं जा रहा हूं। नहीं, वो अपने शिष्य को सखा बना लेते, ये सखे कह करके बात करते हैं उससे, उसे ये कह रहे हैं तू मेरा शिष्य है। क्योंकि शिष्य को अगर हम सखा नहीं बनाए, अंतेवासी नहीं बनाए, आत्मसात नहीं करेंगे, तो हमारा वो अपना नहीं हो सकता, उसके ऊपर हम अधिकार नहीं बना सकते तब तक। तो उससे पूछते हैं अंत में कि बताओ अच्छा क्या सीखा तुमने। तब अर्जुन कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मेरी होश ठिकाने आ गई है आपकी कृपा से। अब मैं स्थित हूं, विचलित नहीं होऊंगा, मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, और करिष्ये वचनम तव, आपने जो आदेश दिया है मैं वो ही करूं। तो योग ने
विषमता के लिए रास्ता दिया। लेकिन उठने के बाद भी, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये शायद एक्सरसाइज, अगर मेरे योग सत्र में एक्सरसाइज ना हो तो मेरे पास पर्ची आ जाती है कई बार कि गुरुजी कुछ योग भी करा दो। उन्हें यही नहीं पता कि अभी तक क्या घटित हो चुका है अंतर्मन में, अंतश्चेतना में। क्यों? क्योंकि उन विचारों को यही पता है कि अगर एक्सरसाइज नहीं हुई, क्योंकि लोग तो एक्सरसाइज की उम्मीद लेकर के आए। मैंने कहा माँ, बच्चे किस बात से खुश होते हैं, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, इसको ध्यान तो रखती है, लेकिन माँ उनकी खुशी से काम नहीं करती, उनको रुलाती भी है, कई तरसाती भी है, दंडित भी करती, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि मुझे बच्चों को खुश करना है, बल्कि ये सब इसलिए करती है कि मुझे बच्चों को खुश देखना है। तो हम कई बार ऐसे कैप्सूल्स दे देते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप तो अपने जो फ्रेम बना करके आए थे घर से, उसी फ्रेम में मेरा फोटो लगाना चाहते हैं। मेरे चेहरे के हिसाब से फोटो फ्रेम ही नहीं बनाना चाहते, क्योंकि कुछ करना ही ना पड़े। इतने के बाद भी जो अल्टीमेट है योग का, वो है, हालांकि कह दिया योग समाधि, शुरू में कहा अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन, जो मैं भी कह रहा हूं, आई एम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन विद रिगार्ड टू माय टीचिंग इन क्लास, विद रिगार्ड टू माय प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ योगा। और वो भले ही यहाँ भारत में स्कूलों कॉलेजों में हो, और यह एक इतिहास रचा गया हो कि जब मेरी क्लास में 2 देशों के राष्ट्रपति, दुनिया में पहली बार हो कि किसी योग साधक की क्लास में 2 देशों के राष्ट्रपति शामिल हुए हों, और वो भी भारत से बाहर। हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति और सूरीनाम के, दक्षिण अमेरिका के देश है, वहां के राष्ट्रपति डेजी बोट्रिस से, वो भी उस क्लास के अनुशासन से बाहर नहीं थे। और ये योग के प्रति उनका मान था, योग के प्रति उनकी अवधारणा थी कि वो अपना हेड ऑफ स्टेट की कुर्सी छोड़ करके योगा मैट पर आकर के बैठे। उन्होंने योग की गरिमा कितनी बढ़ाई, और फिर एक बहुत बड़ा संदेश दिया हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन, और वो था कि जो लोग एक साथ बैठ करके योगाभ्यास करते हैं किसी योग सत्र में, वो हमेशा के लिए दोस्त हो जाते। वहां कृष्ण और सुदामा का भेद खत्म हो जाता, क्योंकि गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों इकट्ठे। उन्होंने कहा कि दोज हु प्रैक्टिस योगा टुगेदर ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म दे बिकम फ्रेंड्स फॉरएवर। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे इस योग की सॉफ्ट डिप्लोमेसी ने दुनिया पर एक जादू किया, और दुनिया ने अपना केवल खजाना नहीं खोला, अपना हृदय खोल दिया भारत के। मैं प्रणाम करता हूं, यद्यपि मेरे बहुत आत्मीय हैं, बहुत प्रिय हैं हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं उनकी दूरदर्शिता, उनकी सोच को प्रणाम करता हूं, उनके साहस को प्रणाम करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं किसी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हूं, लेकिन वो मेरे देश का गौरव है, और वो जानते हैं कि मैं चाणक्य के देश का और कृष्ण के देश का प्रधानमंत्री। मेरे पास वो विवेक की लाठी है, मेरे पास वो भारत का चिंतन है, वो दर्शन है कि दुनिया के ऊपर सो कभी की होगी तलवारों से किसी ने राज, लेकिन भारत ने जो राज किया है वो अपनी विद्या से, अपने प्रेम से, और अपनी खुली बाहों से किया है, खुले हृदय से किया है, कि जो भारत का हो गया वो भारत का। ये गरिमा योग। लेकिन उतने के होते हुए भी जो विभिन्न परिचय योग के हुए, मैंने कहा कि योगानुशासनम की ये सारी पहचान है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि यौगिक अनुशासन से राष्ट्राध्यक्ष ने भी अपने आप को दूर नहीं किया, बल्कि कहिए कि यौगिक अनुशासन के लिए अपने आप को समर्पित कर। दूसरे देशों के लोगों ने भी, वहां केवल 2 राष्ट्रपति नहीं थे मेरे सत्र में, वहां पर लगभग सभी देशों के एम्बेसडर्स थे, उस देश की पूरी कैबिनेट थी, आम जन थे, लेकिन सब योगी थे, क्योंकि वो
मिल गए थे, मर्ज हो गए थे एक दूसरे। और वहां पर कुछ योग के ऐसे प्रयोग वो लोग देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत से कोई आया है, वो भी राष्ट्रपति जी के साथ, तो उस योगी से हम कुछ खास चीज सीखें। उन्होंने जिज्ञासा की कि योग प्रोटोकॉल तो बहुत सभी योग टीचर्स सिखाते हैं, आप हमें कुछ नया बताइए। और मैं आज गर्व से याद करता हूँ कि जब मैंने उनसे कहा कि हाँ, लेकिन इसको आप चमत्कार मत समझना, ये मेरा चमत्कार नहीं है, दिस योगा इटसेल्फ इज ए मिरेकल। आप उसको अपनाओ और आप देखोगे कि आप क्या से क्या बन जाते हो। और उसको एक छोटा सा प्रयोग के आज ही करके दिखा देंगे। मैंने कहा अक्सर जब हम पौधा लगाते हैं तो उसको अंकुरित होने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसके बाद भी योग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम हाथों हाथ दे सकते हैं। हाथों हाथ हम आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल लेते हैं। हाथों हाथ हम आपकी जो तनाव का चेहरा है उसको मुस्कुराहट में बदल देते हैं। हाथों हाथ आपके भ्रम दूर हो जाते हैं और आप थैंक यू कह करके जाते हैं। ये सब मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा योग में अनुभव के स्तर पर भी, तो उस दिन मैं आज गर्व से याद करता हूं कि उस पूरे सभागार में लगभग 2500 लोग थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि मैं आज और अभी आपको प्रयोग कराऊंगा। मैंने कहा देखिए, मैं आपको आज आपके दिल की धड़कनें आपके हाथ पे सुनवाता हूं। आप भी सोच रहे होंगे कैसी बात कर, लेकिन ये हुआ। और वहां पर सारे हाथ उठे हुए थे कि हमारे फिंगर टिप्स पे जहां आपने बताया वहां पर धक 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 धक, वही जो बीट पक्ष सीने पर होती है, हृदय पर, वही वहां होती। कोई खास बात, मैं बोलता हूं यहां से उसकी झंकार खोपड़ी तक पहुंचती। ओम बोलते हैं हम वाणी से, वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। हम एक जगह से फोम आवाज करते हैं, दूसरी जगह तक जाती है। ध्वनि तरंगे, विद्युत तरंगे, जल तरंगे, सभी ऐसे ही। मैंने कहा आपके हृदय की तरंग को मैंने वहां पर आपकी प्रेजेंस ले जाकर के सुनवा दिया, बस इतना ही तो अंतर है। होता तो वो रोज है। आर्किमिडीज ने जो काम किया, आइंस्टाइन ने जो काम किया, न्यूटन ने जो काम किया, हमें बताया, आज हम उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूटन के आने से पहले या आर्किमिडीज के आने से पहले या आइंस्टाइन के आने से पहले या अल्बर्ट आइंस्टाइन के आने से पहले वो सत्य, वो तथ्य, वो ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो कण कण में व्याप्त है। वो इतनी गहरी साधना में गए कि उन्होंने उसको रियलाइज कर लिया और उसके बाद हमारे सामने रख दिया। तो क्या वो विदेश में पैदा होकर के भी ऋषि नहीं है? ऋषिरस्तु मंत्र दृष्टार है, न तो सृष्टार। ऋषि लोग वो हैं जो रियलाइज सोल्स है। उन्होंने मंत्रों को रियलाइज किया और उसके बाद उनको लिपिबद्ध किया। ऐसे ही जो योग ऋषियों ने अनुभव में लाए, जो योग के नए प्रयोग मैं अनुभव में लाता हूं या अन्य योग के गुरु अनुभव में लाते होंगे, उसके बाद फिर वो पुस्तक में आते हैं। पुस्तक के माध्यम से तो उनके पास जाते हैं जिनको योग का कोई परिचय ही अभी तक नहीं। तो योग के इतने परिचय, मैंने कहा कि अनुशासनत योगानुशासन से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद हम समाधि तक आते आते कहने लगे कि पीछे की बात भूल जाओ। आज क्या होता है कि जो कुलाधिपति भी अपनी बात में कह रहे, हम सीधे सीधे यम और नियम को, वो नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रहा था उनके, कि योग को सीधे सीधे आसन, सीधे प्राणायाम, और फिर उसके लाभ हुए या नहीं हुए इस पर भी डिस्कस करते हैं। कमाल की बात, अरे आप जड़ से तो जुड़े हैं ही नहीं, तो आप कैसे उसके लाभ हानि को तय कर सकते? सांसायाम को प्राणायाम नहीं कहते, शरीर को तोड़ने मरोड़ने मात्र को आसन नहीं कहते। केवल आंख बंद करके बैठ जाने को और जबरदस्ती किसी जगह पर अपने मन को केंद्र करने की कोशिश को ध्यान नहीं कहते हैं, क्योंकि ध्यान होगा ही नहीं उससे। ध्यान का जो लक्ष्य है वो है अपने आप को लय कर देना। लेकिन वहां तो हमारे पास ऐसे लोग भाई आते हैं
कि जी मैं ध्यान की प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरे माथे में तनाव हो जाता है। जी तब वो बताते हैं कि मुझे बताया गया था किन्हीं गुरु जी के द्वारा कि यहाँ इस बिंदु पर ध्यान लगाओ। मैंने कहा सब भूल जाओ, ध्यान लगाना है तो ध्यान हटाना सीखो। अब बताओ ये कौन कहेगा? तो ये स्थितियां आते आते फिर हम अंत में आते हैं कि समाधि पर। लेकिन अब जो उन्होंने कहा कि हम सीधे ही, वो तो वहीं रुक गए, बल्कि मैं तो उससे आगे तक है। कहते हैं आओ हम तुम्हें मेडिटेशन करा दें और हम आपको ध्यान से आगे समाधि में पहुंचा दें। लेकिन इससे भी आगे अब तो सीधे सीधे कुंडलिनी जागरण की बात भी होती, कुंडलिनी क्लासेस चल रही हैं सीधे सीधे। कुंडलिनी जागरण और रियलाइजेशन निश्चित रूप से वो भी एक पल में ही होना है। स्टेशन आप एक पल में पहुंचेंगे, एक पल में। लेकिन घर से स्टेशन तक जाने में जो समय लगा वो भी तो समय गिना जाएगा कि नहीं? सामने आपको दिख गया, आ गया स्टेशन, एक क्षण में आ गया। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचे? तो हम पूरी प्रक्रिया, हमारे ऋषि मूर्ख नहीं, उन्होंने इतना लंबा रास्ता बनाया। साधक के बिगड़ने की, भटकने की संभावनाएं ही खत्म कर, उसके अहंकार पर चोट कर, उसके अंदर सेवा का भाव जगाया, उसके लिए दूसरों के प्रति संवेदना का भाव जगाया, उसके अंदर संयम की कीमत जगाई, उसके अंदर लोलुपता और लालच से मुक्त होने की सामर्थ्य दे दी। उसको ठोक पीट करके केवल यम में ही ऐसा तैयार कर दिया और फिर उसको नियम दी। सीधे सीधे तो आसन भी नहीं कराते थे, मैं भी नहीं कराता। 8-10 दिन तो चक्कर कटवाता हूँ कम से कम आश्रम में। बहुत से लोग होते हैं, वो कहेंगे आकर के स्वामी जी, मतलब पूछेंगे बाहर ऑफिस से, पूछेंगे कि कल आश्रम में होंगे। मैंने कहा कह दो होंगे। अब वो कितने बजे होती है क्लास? इतने बजे क्लास हो रही है, वो आए। तो हमने पूछा, उसने उन्होंने मना कर दिया। हमने कहते हैं जी वो कह रहे थे कि क्लास होंगे। मैंने कहा है तो, लेकिन आपने क्लास की अनुमति तो ली ही नहीं थी। कई बार नहीं मिलते तो कहते हैं हम गए थे, आप मिले ही नहीं। तो मैंने कहा मैंने कोई नौकरी कर रखी है आपकी? मेरी मर्जी में नहीं मिला। ये अहंकार नहीं है, ये साधकों को ठोकना पीटना होता है। हम कहते हैं आप पहले मुझे 1 सप्ताह नियमित आकर के दिखाइए, यहाँ आइए, फिर अपने घर जाइए, ताकि तुम्हें यहाँ आने की आदत पड़ जाए। पहले ही दिन मेरा समय भी खराब कर दोगे और आप कुछ लेके भी नहीं जाओगे। बाहर जाकर के 10 बात बताओगे कि उन्होंने मुझे इतनी बढ़िया बात सिखाई थी, एक्चुअली मेरे याद नहीं रही, मैं फिर किसी दिन जाऊंगा उनके। बेगर्स, हाउ कैन बेगर्स बी चूजर्स? नहीं हो सकता है। हम बहुत भाग्यवान हैं, मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मैं पक्का बेगर रहा और अब भी हूं। मैं कबीर से मांगता, मैं नानक से मांगता, पतंजलि से मांगता, गोरक्षनाथ से मांगता, और तो और अपने विद्यार्थियों से, अपनी बेटी से मांगता। और मुझे जितनी शिक्षा उनसे मिलती है उसको बहुत कृतज्ञता से स्वीकार भी करता हूँ और 10 जगह कहता भी हूँ, जैसे मैं आज यहाँ कहता, क्योंकि कृतज्ञता हमें सुपात्रता है, वो होनी चाहिए। चलते चलते अंत में आ जाते हैं तो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की बात तो है, लेकिन जो योग दर्शन कहता है, योगिक फिलॉसफी कहती है, वो कहते हैं रसो वही सत। योग का उद्देश्य है परमात्मा पद की प्राप्ति करना। लेकिन कोई पूछे कि वो परमात्मा पद यानी परमात्मा होता कैसा है, उससे मुलाकात जब होगी तो मुझे कैसा लगेगा, क्या अनुभव होंगे, कैसा हमारे सिस्टम्स के ऊपर उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो वहां पर ऋषि परंपरा कहती है कि रसो वही सत, वह परमात्मा आनंद रूप। जिस समय तुम्हें योग का वो रूप मिल जाएगा तो फिर ये मुस्कुराहट परमानेंट हो जाए। उसके बाद
जीवन पर्व बन जाए, सेलिब्रेशन हो जाए। सेलिब्रेशन से भी आगे मुझे लगता है कि जब अगली बार नाम होगा इस कार्यक्रम का, यही भाव होगा, लेकिन फेस्टिविटी ऑफ योगा कहें या फेस्टिविटी विद योगा कहें, क्योंकि सेलिब्रेशन तो फिर भी बहुत बड़ा शब्द है, बहुत सार्थक है, लेकिन जनरली हैप्पीनेस तक हम रुक जाते हैं। और सुख और दुख के बीच में झूलते हैं, लेकिन जो ब्लिस है, आनंद जिसको हम कहते हैं, वो प्राप्त होने पर भी सही सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन की बात जब हम करें तो ये भी विषय चर्चा का रहना चाहिए कि सेलिब्रेशन हम करते कैसे हैं। क्या नाचना, गाना, झूमना ये सेलिब्रेशन है? बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं, बड़ी डेकोरेशन होती है, मंच सजते हैं, बताते हैं सेलिब्रेशन, लेकिन उनमें ही कुछ लोग ग्लूमी भी होते, उनमें ही कुछ लोग टेंस भी होते, उन्हीं भीड़ में बहुत से लोग डरे हुए भी होते, शंकित भी होते। सेलिब्रेशन उन बेचारों को छू भी नहीं। ऐसे ही जो मरण के क्षण होते हैं, जो विभीषिकाएं होती, उस समय में भी कुछ लोग होते हैं जो मुस्कुराते हैं, जैसे मैंने कृष्ण। तो योगी अगर योगमय जीवन जीने की अभ्यास कर, और वो अभ्यास एक क्लास में नहीं होता है, क्लास तो उसका एक छोटा सा रूप है, वो है तस्मात् योगी भव अर्जुन। कि अर्जुन, बी राउंड द क्लॉक ए योगी, खावत पीवत सोवत जागत नेको बिसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल जो हृदय ने धरती के दर्द से, खाते पीते सोते जागते हर स्थिति में हमें योगी होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि स्वरूपानंद वाप्तिश्च है, कि मेरा जो स्वरूप है वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं कौन हूं। तो उस स्थिति को जब हम जिए तो हमारा दुनिया की नजरों में जो चुनौतियां हैं, विषमताएं हैं, परेशानी है, वो भी हमारे लिए उत्सव बन जाएं, क्योंकि हमारे पास योग प्रदत्त विवेक की लाठी उस समय। इसीलिए जो प्रसाद है योग का, वो कहलाता है विवेक ख्याति। विवेक मिल, न्याय हमारे स्वभाव में आ जाए, तो उसके बाद हमारे अंदर बाकी जितनी भी प्राप्तव्य है जीवन का, वो हम सब कुछ प्राप्त करें। आज एक ऐसा विषय है, मैं इसमें घंटों घंटों आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन हालांकि विषय मेरा चुना हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि आत्मीय स्तर पर कुलाधिपति जी मेरे बहुत नजदीक हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब वो बोल रहे थे, वो नहीं मैं ही बोल रहा, तो मैं उनको पूरी तरह से एंडोर्स करता हूँ जो उन्होंने। ऐसे ही ये स्थिति है कि आने वाले समय में हम सहयोगी रहेंगे, और फिर मेरे सहारनपुर का विश्वविद्यालय है, और इसलिए उसकी शाखाएं अभी, ये नहीं कि मेरठ और सहारनपुर में है, बल्कि नाम ही विश्वविद्यालय है, तो कोई एक स्थान सीमित नहीं। और इसके जो विद्यार्थी हैं वो इसके एम्बेसडर्स बने। वो ये ना सोचे कि हम एक गांव के वातावरण में, गांव के आंचल में विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, बल्कि वो सराहें अपने सौभाग्य को कि उनकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके मन में बीजारोपण हुआ कि हम खेती करके, उद्योग करके बहुत पैसा कमा लें। लोग तो योग और धर्म को भी उद्योग बना लेते, लेकिन ऐसे लोग जो सब संभावनाएं करते हुए भी शिक्षा की सेवा करते, योग की सेवा करते, एक्सलेंस के लिए, ह्यूमन एक्सलेंस के लिए काम करते, तो आई डू सैल्यूट देयर इंटेंशन एंड देयर एफर्ट। वो कभी कितना छोटा भी हो, मैं उस समय भी सोवियत में गया था,
जब वो एक छोटे से मकान में स्थापित हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा कलेवर नहीं था, लेकिन ये इनकी क्योंकि सोच में आ गया, क्योंकि हम अपने भाव कहते हैं ना, आप अपनी प्यास जितने भाव में ही सृष्टि है। उन्होंने विश्वविद्यालय की बात सोची, लोकहित की बात सोची, तो आज ये रूप दिखाई दे। और वो निश्चित रूप से विश्व को आलिंगन करने की स्थिति में हम आएंगे, और हमारे जो बच्चे यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे सही मायने में एम्बेसडर्स बने। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये नहीं होती कि मुझको विदेशों में मान मिलता है, या मेरी बहुत बड़े बड़े टाइटल्स बॉडी बिल्डिंग के, योग के और मेरे साथ जुड़ गए, बल्कि सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि मैंने अपने सहारनपुर का नाम लज्जित नहीं किया। ऐसे मैंने अपने स्कूल कॉलेज का नाम लज्जित नहीं किया, वो लोग मेरा नाम सुन के खुश हो। तो ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो जहाँ स्थापित हों दुनिया के जिस कोने में, वो उन्हें देख करके लोग पूछें कि ये कहाँ का ग्रेजुएट, पता चले कि शोभित विश्वविद्यालय का है, तो हाँ वहाँ तो ऐसा होना है। मैं आपके प्रयास को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो 5 दिन चलने वाला पर्व है, जो 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम आयोजित कर रहे हैं, ये केवल एक ऐसा फॉर्मल फंक्शन नहीं है कि अभी 1 घंटे का फंक्शन हुआ और खत्म हो गया, लेकिन 7 दिन का मतलब ये है कि हम 6 चक्रों का भेदन करते हुए 7वें यानी साल्वेशन जो परफेक्शन है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना दी हूँ। कोई जिज्ञासा हो तो मैं बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत खूबसूरत बातें हमें बताई और कुछ ऐसे मंत्र हमें दिए जो कि हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगी जो हमारे जो शिक्षा हमें मिली आपके इस प्रवचन से। सबसे पहले तो क्योंकि हम सब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और आपने एक खूबसूरत बात कही कि शिष्य को सखा बना लिया जाए। क्या नेटवर्क कुछ कमजोर हो रहा है उधर? आवाज बहुत कम है, सुन नहीं रहा है, बहुत कम आवाज आ रही है। ओके, इज इट बेटर नाउ? अभी थोड़ा बेटर आ रहा है? इज इट? कर रहा हूं कि मैं ज्यादा गहराई से सुन सकूं। अब अगर मैं मेरा माइक को हाथ में, अब बेटर है? ओके, तो आपने जो हमें एक मंत्र दिया वो ये कि एक शिक्षक जो है वो शिष्य को सखा भाव से शिक्षा दे, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन का रखा। दूसरी चीज आपने कही कि हम अपने आसपास लोगों को खुश करना एक चीज है और खुश देखना दूसरी चीज है, और खुश देखने के लिए कभी कभी हमें अनुशासन और संयम का सहारा लेना पड़ता है। ये भी हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने हमें बताया कि योग का एक पर्पस है संयम जगाना। योग हमें सिखाता है संयम और सिखाता है अनुशासन। और आपने बात की योग प्रदत्त विवेक की, कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज का फॉर्म नहीं है, वो हमको मानसिक रूप से हमें सशक्त बनाता है और हमारे अहंकार को तोड़कर हमें विवेक प्रदान करता है। तो ये कुछ बातें हम सब याद रखेंगे। और जैसा आपने कहा कि आज का विषय आपने नहीं चूज किया था, हम चाहेंगे कि कभी हम ऐसा आयोजन करें जहां पर कि आप अपने चॉइस के विषय पर आप हमें कुछ ज्ञान और प्राप्त करें। और कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारे माननीय चांसलर महोदय कुंवर शेखर विजेंद्र का, कि वो अगर कुछ और कहना चाहें अंत में। तो सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर देवदत्त। सबसे पहले मैं स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद। आपके लिए किसी भी विषय को चुनना या किसी भी विषय को छोड़ देना वो संभव ही नहीं है। पहले ये चर्चा थी कि क्या हम कुछ सवाल जवाब रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन बनाएंगे। तो मैंने ये कहा कि जब स्वामी जी आए तो सवालों में जवाब भी होंगे और जवाबों में सवाल भी होंगे, और उसे वहीं छोड़ दिया जाए, उनके साथ छोड़ दिया जाए।
और मैं देख रहा हूं कि जो लोग भी जुड़े हैं वहां सवाल नहीं है, वहां अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है जितना भी आया है। एक मंत्र जो स्वामी जी से मैंने लिया हुआ है, और वो ऐसा मंत्र है जो ये अक्सर कहते हैं, आज 1 घंटे में नहीं बोले उस बात को, जो युवाओं के लिए तो बहुत जरूरी है, जो स्वामी जी कहते हैं कि योगी बनो, उपयोगी बनो और सहयोगी बनो। यदि ये मंत्र है तो शायद ये ही सारा योग है। योग का मतलब ही ये है कि जब हम समाज के लिए उपयोगी हो जाए, और योग का मतलब ही ये है जब समाज के सहयोगी हो जाए। और आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जहां ग्रेटिट्यूड की जरूरत है वहां कंपैशन की भी जरूरत है, और कंपैशन विद पैशन, दिस इज व्हाट yoga is all about. And let us celebrate yoga with the smile what has been brought on all of us on our face by a wonderful discourse by Padam Shri Swami Bharat Bhushan ji. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब. Thank you very much. प्रणाम. थैंक यू सर, एंड थैंक यू स्वामी जी, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू। प्रणाम.